आज देखेंगे नियोजन और पंचवर्षीय योजना। उसमें देखेंगे फर्स्ट पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, योजना आयोग, एनडीसी देख लेंगे, दीर्घकालिक उद्देश्य देख लेंगे और पंचवर्षीय योजना का क्रम देख लेंगे। जो 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक हुआ है उसको। तो पहले देखते हैं पृष्ठभूमि, पंचवर्षीय योजना का पृष्ठभूमि। तो पंचवर्षीय योजना का जो पृष्ठभूमि है, बेसिकली स्टार्टिंग होता है कि जब किसी भी देश में जो ग्रोथ करना है उसको हासिल करने के लिए जो एक योजना बनाया जाता है उसको बोला जाता है नियोजन एवं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो हमारे देश में जब स्टार्टिंग हुआ था 1938 से, तो हमारे देश में तो बेसिकली हमारे देश में तो संसाधन की कमी था। तो हमारे देश में पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्टिंग होता है कि किसी भी देश में समृद्धि दर, यहीं से स्टार्टिंग होता है पंचवर्षीय योजना। समृद्धि दर, अब देख लेते हैं पहला समृद्धि दर क्या होता है कि किसी भी देश में समृद्धि दर अगर बढ़ता है तो इससे क्या होगा, समृद्धि दर से कि समृद्धि दर बढ़ाना है तो क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगा। ठीक है, लोगों की आय बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ बचत बढ़ेगा। ठीक, बचत बढ़ेगा तो क्या होगा, निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, समृद्धि दर वृद्धि होगा। अब इसी समृद्धि दर को हमको प्राप्त करने के लिए एक जो नियोजन बनाते हैं, जो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, उसी को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो बेसिकली हमारे देश में क्या हुआ था, सबसे पहले संसाधन की कमी था। ठीक है, तो हमारे देश में उस टाइम क्या था, संसाधन की कमी था। अब संसाधन की कमी था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो हमारे देश में संसाधन की कमी था। अब संसाधन की कमी था का मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर अगर संसाधन की बात करें और पर्टिकुलर सेक्टर में अगर संसाधन कम है तो हम नियोजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको समृद्धि दर प्राप्त करने के लिए हर सेक्टर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम संसाधन की कमी था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विदेश दौरा किया। ठीक है, विदेश दौरा किया तो विदेश दौरा कहाँ किया, यूएसएसआर में किया, जहाँ आज के समय रसिया है। तो यहाँ रसिया ने एक प्लानिंग अपनाया था। ठीक है, प्लानिंग अपनाया था जिसको बोलते हैं नियोजन। ठीक है, इसी नियोजन में रसिया में आर्थिक समृद्धि दर इकोनॉमिक के लेवल में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के लेवल में हो, चाहे किसी इंडस्ट्री के सेक्टर के लेवल में हो। यूएसएसआर मतलब ये है कि 10, 15 या 50 स्टेट का एक समूह होता था, उसको बोलते हैं यूएसएसआर। और आज के डेट में रसिया अलग है। तो बेसिकली जो हमारे नेता है, तो इन लोगों ने देखा कि ये यूएसएसआर और रसिया ने प्लानिंग करके समृद्धि दर बहुत अधिक था, उसका समृद्धि दर बहुत अधिक था। अब बहुत अधिक था तो देखा यार, हम लोग भी अपनाते हैं समृद्धि दर, क्योंकि हमारे पास तो जब देश आजाद हुआ था तो हम तो खाली खोखले थे, हमारे पास तो कुछ नहीं था। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, हमको तो एक मार्केट के रूप में देखा था। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, कच्चा माल ले जाके मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता था, ब्रिटेन में होता था, और बेचने के लिए हमारे पास आता था। तो हमको तो सिर्फ मार्केट के रूप में देखा जाता था। तो हमने एक प्लानिंग बनाया, एक नियोजन बनाया, और इसी को पूछता है हास्टरवाल्डर और सीजीपीएसएल। ठीक है, कहाँ से अपनाए हैं अपन, पंचवर्षीय योजना नियोजन यूएसएसआर से। तो ये इसका पृष्ठभूमि था। अब हमने यहां से अपनाया है, तो अपनाने के साथ साथ हमको जो भी संसाधन लगा हुआ, अपनाने के लिए जो भी संसाधन
संसाधन लगा हो। अब ये जैसे संसाधन लगा है तो इसको मैनेज करने के लिए एक कमेटी बना जिसका नाम है योजना आयोग। क्योंकि जो संसाधन है, संसाधन के मतलब सामान, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो तो लैंड मैनेजमेंट हो गए, इंडस्ट्री सेक्टर हो गए तो इंडस्ट्री कैसे रेगुलेट होगा, जैसे कि इकोनॉमिक से क्षेत्र होगा तो हाउसिंग मैनेजमेंट कैसे होगा, पैसा किस क्षेत्र को कैसे देना है, कैसे दायित्व रखना है, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि हम तो पूरा भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं ना, ठीक है। तो एक योजना बना, उसको बोलते हैं योजना आयोग। तो पहले अपन देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या रहा। तो हमारा पृष्ठभूमि समझ आया, कहां से लिया है, यूएसएसआर, अभी रसिया है, ठीक, रसिया अलग होगा इससे, ठीक। तो ये हमारा पृष्ठभूमि वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग हुआ था 1934 में। 1934 में एक बुक लिखा है, प्लान इकोनॉमी, जिसका फादर है एम विश्वरमैया, ठीक, एम विश्वरमैया, जिसका फादर है प्लान इकोनॉमी, और इसी को बोलते हैं नियोजन का फादर या पंचवर्षीय योजना का फादर। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हुआ है, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट वहां से नहीं हुआ है कि हम यूएसएसआर से नहीं हुआ, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, ठीक है। तो इसी में बताया गया था कि समृद्धि दर कैसा होता है, कैसा पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, कैसे क्या चीज बनाते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1934, इसको याद रखो। दूसरा आता है 1938 का। 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन ये गुजरात में हुआ था, ठीक। तो गुजरात में बेसिकली यहाँ दो चीज में हमारा मामला फंसा था। अब वो फंसा कैसा था हरिपुरा अधिवेशन में, हम 1938 में आ चुके हैं हरिपुरा अधिवेशन। तो यहाँ अध्यक्ष पद के लिए हमारा मामला फंस चुका था। एक था सुभाष चंद्र बोस, एक था पट्टाभी सीतारामैया। अब पट्टाभी सीतारामैया के पक्षधार थे गांधी जी चाह रहे थे कि जो हरिपुरा अधिवेशन हो उसका अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया बने। बाकी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन में लोग थे, चुनाव करने वाले लोग थे, वो सारा वोट सुभाष चंद्र के बोस के पक्ष में पड़ा और इसका अध्यक्ष बना हरिपुरा अधिवेशन का सुभाष चंद्र बोस बन गया। तो यहाँ गांधी जी को बड़ा अचंभित लगा, क्योंकि गांधी जी इतना बड़ा नेता हो गए थे उस टाइम में। अगर किसी भी चीज को अगर बोलना रहता है तो एक पत्र के माध्यम से कर देते थे। उसी पत्र के माध्यम से गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया के पक्षधर थे, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया कौन थे, गांधीवादी विचारधारा के थे। यहाँ गांधीवादी विचारधारा के मतलब बिल्कुल से इधर उधर नहीं समझना, ये है कि गांधीवादी विचारधारा मतलब दूसरों को खुद को हानि पहुंचाकर दूसरों को फायदा देना, उसको बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा। और 1938 की बात है, जिस समय हमारा देश 7-8 साल बाद आजाद हुआ था, तो हमारे देश में तो ऐसी आंधी आया था। तो गांधी जी चाहते थे कि कम से कम कुछ मामला में हम न फंस पाए, इसी कारण वो पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में थे।
ठीक है, यहां तक समझ आया 1938 तक। अब अपन देखते हैं कि दूसरा हिस्ट्री। ठीक है, 1944 1944 में आया था बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान है क्या? ये एक पूंजीपति लोग का एक मीटिंग है। इस मीटिंग में हम कैसे हमारे देश में समृद्धि दर बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, आर्थिक क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो एक प्लान हुआ था बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये बॉम्बे प्लान में एक निश्चित टाइमिंग में हम कैसे समृद्धि दर बढ़ाए। समृद्धि दर बताया हूं, समृद्धि दर अगर बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा तो क्या होगा? बचत बढ़ेगा तो क्या होगा? निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली समृद्धि दर बढ़ेगा। धीरे से आएंगे पीछे, समृद्धि दर को अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक टारगेट बनाया जाता था बॉम्बे प्लान। इसमें बड़े बड़े 8 उद्योगपति लोग शामिल थे। ये उद्योगपति लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते थे और समृद्धि दर बढ़ाने के पक्ष में काम करते थे, रोजगार बढ़ाने के पक्ष में काम करते थे, आर्थिक डेवलपमेंट के पक्ष में काम करते थे। और साथ ही साथ हमारे भारत में तो हम उस टाइम ब्रिटिश भारत में थे, तो हमारे अनभिज्ञता की कमी था। अनभिज्ञता का कमी का मतलब क्या है कि हम सोशल सिस्टम में हम जुड़ नहीं पाए। समाजीकरण के प्रोसेस में हम लोगों के नए विचारधारा से जुड़ नहीं पाए, नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ नहीं पाए, उसको बोलते हैं अनभिज्ञता। ठीक है, अब उसके बाद आया हमारा 1945 में आया पीपुल्स प्लान। ठीक, एक पीपल्स प्लान है क्या? पीपल्स प्लान बेसिकली है कुछ नहीं है, इसमें क्या है 10 साल का टारगेट लिया जाता है। 10 साल ठीक का टारगेट लिया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको 10 साल का टारगेट लिया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग को बढ़ाना, बड़े इंडस्ट्री को बढ़ाना, चाहे बेसिकली कृषि सेक्टर को बढ़ाना, चाहे इंडस्ट्री को बढ़ाना, चाहे रोजगार की मामला हो, चाहे लोगों को सोशलाइजेशन के प्रोसेस हो, चाहे अनभिज्ञता दूर करने के बेसिस हो। तो इसका था 1945 में पीपल प्लान थे जयप्रकाश नारायण इसका हेड था। और ये भी गांधीवादी विचारधारा थी। ठीक है, नहीं जयप्रकाश नारायण, एम विश्वरमैया था। ये भी गांधीवादी विचारधारा के थे, जो 10 साल का टारगेट बनाते थे, छोटे छोटे सेक्टर को डेवलपमेंट करते थे। ठीक है, उसको बोलते पीपुल प्लान। अब 1900 अब अपन आ जाते हैं 1950 सर्वोदय योजना। ठीक है, तो सर्वोदय योजना क्या है? ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे के कॉन्सेप्ट के बेसिस में ये सर्वोदय योजना चलती है। सर्वोदय मतलब किसी भी चीज का विकास का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर चीज का डेवलपमेंट करना ही विकास है। तो
तो ये सर्वोदय योजना करते थे। एमएसएमई सेक्टर हो, एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई मतलब मध्यम लघु उद्योग बिजनेस बोलते, जो छोटे छोटे रेडी टपड़ी और छोटे छोटे जो बिजनेस है उसको डेवलपमेंट करता था। साथ ही साथ कपास के जो छोटे छोटे फैक्ट्री था उसको डेवलपमेंट करता था। और सर्वोदय योजना का था जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसका प्रमुख व्यक्ति था जयप्रकाश नारायण, जो कपास उद्योग हो, जो एमएसएमई सेक्टर हो, तो ये सारी चीज को अपन बढ़ाते हुए चले जा रहे थे, ठीक है। अब हमारा आता है कि योजना आयोग। तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन का जो हिस्ट्री है 1944 से है, पहले से नहीं था। हालांकि हम बोलते हैं कि 1951 से तो स्टार्ट हुआ प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना। बाकी हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो हम देखते हैं 1934 से। तो कहने का मतलब ये है कि 1951 से पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन आ चुका था। हमारे पंचवर्षीय योजना का कुछ ऐसे पॉइंट दिखाई देता है जो यही से स्टार्टिंग है चीजों के बारे में, और आगे इसी चीज को सुधार करके हम पंचवर्षीय योजना लाए हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको लाने के लिए हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही से स्टार्ट है। हाँ, तो यही से स्टार्ट है, ठीक है। हम 1951 से नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ से इसका जड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी प्रोग्राम में 1934 का देखें प्लानिंग इकोनॉमिक्स है। तो प्लानिंग इकोनॉमिक्स में क्या है, समृद्धि दर को तो ही बढ़ाना है ना। 1938 देखें हरिपुरा अधिवेशन, और वही हरिपुरा अधिवेशन के समय योजना आयोग बना, जिसका प्रथम अध्यक्ष था जो 1938 में बताया हूं, हरिपुरा अधिवेशन में यहाँ मामला फंसा था। दो लोग को अध्यक्ष पद में था, एक सुभाष चंद्र बोस, एक था पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो गांधी जी इसका पक्षधर थे और बाकी वोट इसको पड़ा, तो अध्यक्ष ये बन गए। तो स्टार्टिंग समय जो हमारा प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष था, प्लानिंग कमीशन का, वो सुभाष चंद्र बोस था। और आफ्टर स्वतंत्रता के बाद कौन था, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, 1950 में। बाकी स्टार्टिंग में जब बोले 1938 में ही, तो 1938 में तो ही प्लानिंग कमीशन बना है ना। तो ठीक है, इसको याद रखना, इसको सुभाष चंद्र बोस और ये नेहरू। अगर 1938 में पूछे तो सुभाष चंद्र बोस, अगर 1950 में पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश से पढ़ के आया था, गया यूएसएसआर के बारे में देखा कि कैसा प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि यूएसएसआर इतना डेवलपमेंट कर चुका था प्लानिंग 55 साल का बना के, उसी से हम अपनाए अपने देश में पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर, बेसिकली संरचना देखते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के संरचना में कौन कौन थे? प्लानिंग कमीशन के संरचना में थे, एक थे चेयरमैन जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, एक चेयरमैन थे। पहला चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब बना तो ये 1950 में। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। बना कब? 15 मार्च 1950 को। तो पहला चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक होता है डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष बोलते हैं, डिप्टी चेयरमैन, ठीक। एक थे फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक। 4 से 7 लोग थे एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट कौन है? किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, किसी बड़े बड़े विभाग में जो अच्छा कार्य कर रहा हो वो हो सकता है, किसी आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है जो बेसिकली 20 साल नौकरी के बाद आया होगा, ठीक है। और एक थे सेक्रेटरी, सचिव, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर में आप सिर्फ इतना याद रखना कि चेयरमैन कौन था,
डिप्टी चेयरमैन थे, सचिव थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक्सपर्ट थे 4 से 7। ये एक्सपर्ट में 4 से 7 थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आते थे या अलग अलग मंत्रालय या अलग अलग सेक्टर के जो काम करने वाले थे, जो बेसिकली बहुत ही हाई लेवल व्यक्ति थे। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन यहां तक समझ आया। अब हमको प्लानिंग कमीशन अगर करना ही है तो हमको संसाधन का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अपन देख ले, जब प्लानिंग कमीशन इतना ही बना है तो हमको नीति आयोग का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि नीति आयोग तो इसी में आएगा ना, जो 12वां पंचवर्षीय योजना है उसके बाद नीति आयोग शुरू हुआ है 2015 से, तो हमको 2015 तक पंचवर्षीय योजना पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या आएगा? नीति आयोग आएगा। तो जब इतना ही हम प्लानिंग कर रहे हैं तो नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ा? ये भी तो बात है ना, क्यों पड़ा नीति आयोग की जरूरत? इसको समझ लेते हैं क्यों। क्वेश्चन उठेगा, जब प्लानिंग कमीशन हमारा सक्सेसफुल रहा है 12 प्लानिंग कमीशन, तो फिर नीति आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो बेसिकली सारी विभाग क्या था, से केंद्र सरकार के हाथ में था। उस समय हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं था, तो बेसिकली क्या था, एक ही सेंटर से काम करता था। तो प्लानिंग कमीशन का जरूरत क्यों पड़ा उसको देखते हैं। ठीक है, भारत है, ठीक, हम क्या देखते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक, बाजार अर्थव्यवस्था के मतलब क्या है, पूंजी प्लस आवश्यकता के संबंध को जो बताता है उसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। अब तुम ये चीज देखो कि हर चीज क्या हमारे देश में जो चीज चाहिए हम बाजार अर्थव्यवस्था से पूरा कर सकते हैं, पूर्ति और आवश्यकता से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि निजी का भागीदारी ज्यादा है इसमें। अब तुम ये बताओ कि तुमको अगर शिक्षा का जरूरत है तो क्या तुम निजी हाथों से हर व्यक्ति शिक्षा कर सकता है? क्योंकि हमारा देश जिस समय जैसे आजाद हुआ था, हम तो 40 करोड़ जनसंख्या के आसपास थे, तो हम देखेंगे हमारे ह्यूमन पूंजी ज्यादा था मगर संसाधन कम था। ह्यूमन पूंजी का मतलब क्या, 40 करोड़ जनसंख्या हमारा ह्यूमन पूंजी हो गया, मगर हमारे पास संसाधन क्या था, आय का सोर्स कुछ नहीं था। तो क्या 40 करोड़ जनसंख्या में अगर हम शिक्षा का देखें, स्वास्थ्य का देखें, भोजन का देखें, पानी का देखें, हर चीज बाजार अर्थव्यवस्था पूरी नहीं कर सकता। अगर दोनों के बीच में जो संबंध बताते हैं उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, और अब हमको सार्वजनिक चीज चाहिए, हमारे अभी तो कोई जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी। ठीक है, हमारा क्या जिम्मेदारी है, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, इंडस्ट्री, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री बेसिकली रोजगार इसी में आ जाएगा, रोजगार के लिए। तो हर चीज को क्या हम आवश्यकता और पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में छोड़ेंगे? और एक कमेटी का रिपोर्ट बताता है कि जो एपीएल परिवार है, बीपीएल परिवार है, वो 22% है। सचिन तेंदुलकर कमेटी का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो हमारा परिवार 22% है, 22% बीपीएल के अंतर्गत। मैं गरीबी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बीपीएल क्या है, एपीएल क्या है और एआईएपीएल का है, ये सब ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, जरूरत क्यों पड़ा। अब ये 22% लोग अगर सारी चीज को बाजार अर्थव्यवस्था में अगर छोड़ देंगे तो जो निजी लोग हैं, जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, निजी लोग, इन लोग भी इसको चूस डालेंगे ना, चूस डालेंगे। क्योंकि तुमको शिक्षा चाहिए, 4000 में शिक्षा बोलेगा, तुमको करना पड़ेगा, तुम तो और अनभिज्ञता आ जाएगी, और अनभिज्ञता आ जाएगा, अनभिज्ञता। ठीक है, क्योंकि इसी कारण हमको प्लान करने की जरूरत पड़ा। प्लानिंग कमीशन सरकार अपने हाथों में लाए कि भाई हम कुछ प्लान करते हैं
और सरकार का भी तो जिम्मेदारी बनता है कि कुछ दे दे। इसी कारण हम ना प्लानिंग लाए। ठीक है, प्लानिंग लाने का मतलब क्या है, यही है बेसिकली हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था था, इसी कारण इसको प्लान करके लाए। ठीक है, ठीक, यहां तक तो अपन समझ गए आया क्यों है। ठीक है, इसी कारण आए। आप बेसिकली देखेंगे कि जब हम प्लानिंग नियोजन लाए हैं तो नियोजन लाने से पहले हम सोच रहे थे कि किस टाइप लाए, ये भी तो जानने की जरूरत है। ठीक है, तो किस टाइप लाए तो सोच रहे थे, तो उस टाइम आया था आईपीआर आया था 1948 में। ठीक है, 1948 में एक आईपीआर आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक, ये इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन में बेसिकली 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से। पहला था महात्मा गांधी विचारधारा के थे। महात्मा गांधी विचारधारा के पोषक थे। बेसिकली ये आईपीआर हमको ये बताता है कि हम किस टाइप से अपना नियोजन बनाए, प्लानिंग। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट थे। एक था महात्मा गांधी वाला, दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, जो समाजवादी के पोषक थे, समाजवादी के पोषक थे। ठीक, एक थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ठीक, ये था निजी प्लस सरकार के समर्थक वाला अर्थव्यवस्था के पोषक थे, अर्थव्यवस्था। अब गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में तो हम जा इसी कारण नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हम तो बहुत घाटे का सौदा कर चुके थे, जो बेसिकली हमको नियोजन बनाने में बड़ी दिक्कत आता। तो ये वाला तो ऐसे ही कर गए। बेसिकली कुछ अपनाए, ऐसे नहीं है कि ग्रामीण गरीबी दूर की है। पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि ग्रामीण गरीबी भी दूर किया। तो क्या है ग्रामीण गरीबी के मतलब क्या है, महात्मा गांधी की विचारधारा वाला लोग थे। ठीक है, अनभिज्ञता दूर किए, शिक्षा दिए, हर चीज दिए, कुटीर उद्योग लगाए, क्योंकि कुटीर उद्योग वाले महात्मा गांधी के पोषक थे। तो कुछ हमने यहाँ से भी अपनाया। अब समाजवादी के पोषक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब समाजवादी में सबसे बड़ा चिंता का विषय इस बात का था कि हम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला इसी कारण अपना नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी मतलब क्या है, हमको सारी संसाधन को सबको बराबर रूप में देना था। अब तुम ये बताओ, लैंड को हर व्यक्ति को क्या हम सबको बराबर रूप में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर किसी को कम दे दिए, किसी को ज्यादा दे दिए, किसी को और ज्यादा दे दिए, तो भैया हम समाजवादी के पोषक कैसे रहा? समाज क्या है? समाज सबको समान रूप से देखना है। अब हम किसी एक व्यक्ति को अगर ज्यादा दे दिए, इसमें समाजवादी पोषक नहीं। अगर लैंड है, एग्जाम्पल में लिखूं, लैंड है, अगर किसी एक को अगर मान लो ज्यादा दे दिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा ना, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। क्योंकि समाजवादी पोषक में क्या है, फंडामेंटल राइट है, सबको समान रूप से देखना। अब अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर मान लो जाए अगर हिंसा होता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और कुछ मामला इसी कारण डीपीएसपी में रखा। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है कि समय के अनुसार कुछ चीज को सरकार लागू करते रहता है। तो बेसिकली हमारे पास तो संसाधन कम था ना, संसाधन इसी कम था। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं था, हमारे पास खेती ठीक से नहीं था। हम तो पीयर फॉरेस्ट्री के तहत हम बाहर से अनाज ला के खाते थे। खराब गेहूं, खराब चावल, खराब एक खाने का अन्न, हम तो पीयर 40 के तहत ला के खाते थे। तो ये जो डीपीएसपी है, समय के अनुसार सरकार संसाधन को देखते हुए कुछ चीजों को लागू करते रहता है। ठीक है, तो ये समाजवादी के पोषक भी बेसिकली हमारे नियोजन को बनाने में कहीं ना कहीं कुछ % तक भूमिका रहा है। और बेसिकली निजी प्लस सरकार का भी बहुत सारा रहा है।
इससे एक हम व्यापक कॉन्सेप्ट अपनाए। एक ये तीनों के छोड़ हमने एक व्यापक कॉन्सेप्ट अपनाए जिसको बोलते हैं प्लानिंग और नियोजन। तो यहां से भी एक कॉन्सेप्ट सीख लिए कि कहां किसका कितना योगदान है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लानिंग कमीशन के दायित्व। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना था। फर्स्ट था इसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो प्लानिंग कमीशन देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन का दायित्व में सबसे पहले हमने संसाधन, क्योंकि प्लानिंग बनाएंगे तो संसाधन का बंटवारा करेंगे। हर सेक्टर में कितना देना है, कृषि में कितना देना है, हॉर्टिकल्चर में कितना देना है, इंडस्ट्री में कितना देना है, और बेसिकली समाजीकरण में कितना देना है, गरीबी दूर करने के लिए कितना संसाधन देना है, और बेसिकली हमारे गांव को डेवलपमेंट करने के लिए कितना देना है, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए कितना देना है। तो ये चीज का दायित्व कौन निर्वहन करता था? प्लानिंग कमीशन करता था। तो प्लानिंग कमीशन क्या है? संसाधन का बंटवारा करता था। बंटवारा, जिस सेक्टर में संसाधन कम है, जिस सेक्टर में संसाधन कम है, वहां संसाधन को बढ़ाना। ठीक है, प्लस मूल्यांकन करना कि कितना सक्सेसफुल रहा है। मूल्यांकन के साथ साथ गरीबी को देखते हुए संसाधन का बंटवारा करना। संसाधन का बंटवारा करना। ठीक, तो ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन का ये काम था और ये दायित्व था। और प्लानिंग कमीशन का पास कैसे होता है? ये ऐसा तो नहीं है कि ये बोल दिया और ये सब चीज हो गया लागू, ऐसा तो नहीं होगा। तो बेसिकली इसी चीज को देखने के लिए एक बना था एनडीसी। ठीक है, एनडीसी कैसे आया? यहीं से आएगा। इसी चीज का मूल्यांकन करेगा। अब कैसे करेगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखेंगे एनडीसी। ठीक है, इसमें एक और काम है वित्त नियंत्रण। ठीक है, वित्त नियंत्रण का काम है। ठीक, और मूल्यांकन ये बताया हूं। ठीक, अब यहां तक देखेंगे अपन एनडीसी। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों सरकार के स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हुआ था, विशेष प्रस्ताव से पास हुआ। विशेष प्रस्ताव का मतलब क्या है? ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। सबसे पहले तो लिखे स्पेशल रिजोल्यूशन। विशेष प्रस्ताव। ठीक है, विशेष प्रस्ताव के मतलब क्या है? सरकार एक ड्राफ्ट तैयार करता है कि किस चीज को डेवलपमेंट करता है और उसके हिसाब से एक आयोग बनाता है और उस आयोग को संसद में पास करता है तो पास हो जाता है। ठीक है, इतना ही समझे यहाँ तक। तो स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हुआ है और गैर संवैधानिक बॉडी है। ये संवैधानिक बॉडी नहीं, गैर संवैधानिक बॉडी। ठीक है, तो जो हमारा योजना आयोग का जो ड्राफ्ट तैयार होता है, ठीक है, ये बना था 1952। ठीक, तो योजना आयोग क्या है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक, ये तैयार करना और ड्राफ्ट तैयार करके एनडीसी के पास भेजता था। एनडीसी
राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। ये राष्ट्रीय विकास परिषद ये पंचवर्षीय योजना में क्या करते थे कि किस सेक्टर में कितना संसाधन देना है, किस सेक्टर में कितना विकास करना है, किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, और किसी भी सेक्टर का अगर कोई संसाधन कमी है तो उसको बढ़ाना है, ये 4 काम करता था। तो ये बेसिकली जो पंचवर्षीय योजना है उसका ड्राफ्ट बना के एनडीसी को भेजता था, और एनडीसी के पास 2 ऑप्शन था कि ये इस ड्राफ्ट को रोक दे या तो पास कर दे। तो अगर मान लो जाए एनडीसी के पास कोई ड्राफ्ट भेजा है और ड्राफ्ट का ये समीक्षा करता था, ठीक, समीक्षा करेगा, और समीक्षा में अगर कुछ पॉइंट अगर गलत है, मान लो जाए ठीक नहीं है, गलत का मतलब ठीक नहीं है, तो उसको डबल भेजता था इसके पास। अब डबल भेजेगा तो डबल के बाद फिर इसके पास भेजता था समीक्षा के लिए। अब सारी चीज सब ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेज दिए, तो ये कैबिनेट के पास भेज देता था, कैबिनेट, और कैबिनेट के पास क्या करता था, ये सांसद के पास जाता था, सांसद के पास, और संसद में क्या होता था, संसद में बेसिकली ये पास होता था, ठीक। तो बेसिकली पास हुआ, जैसे ही पास हुआ पंचवर्षीय योजना लागू हो जाता था। तो योजना आयोग क्या कर रहा है, सारी चीज का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है कि किस सेक्टर में कितना बढ़ाना है, किस सेक्टर में क्या बढ़ाना है, किस सेक्टर में कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य काम यहाँ ये है कि ड्राफ्ट तैयार करना, संसाधन का देखभाल करना, कितना किसको पैसा देना है, कौन से सेक्टर में करना है, कितना गरीबी दूर करना है, कितना क्या करना है, और सारी चीज ड्राफ्ट को एनडीसी में भेजता था। एनडीसी के पास ऑप्शन रहता था कि कैसे समीक्षा करे, और समीक्षा के पास अगर कोई गलत होता था फिर भेजता था, तो फिर सुधार के फिर भेजता था, फिर कैबिनेट में जाता था, कैबिनेट से संसद में जाके पास हो जाता था, और जैसे ही पास हुआ तो हमारा पंचवर्षीय योजना लागू हो जाता था, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब बेसिकली पंचवर्षीय योजना जैसे लागू हुआ है, ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, तो जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारा देश जैसे आजाद हुआ तो जरूरत ही क्यों पड़ा पंचवर्षीय योजना, ये जान लेते हैं, जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। जो हमारे नियोजन है ना, पंचवर्षीय मतलब नियोजन, हमको नियोजन की जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारा देश जैसे 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे पास ह्यूमन पूंजी ज्यादा था, संसाधन कम था। ये चीज को एकदम समझो, जैसे संसाधन कम था तो संसाधन को एक ऐसा मैनेज करके सारी सेक्टर को डेवलपमेंट करे, सारी सेक्टर को डेवलपमेंट करना है, इसी कारण हमको नियोजन की जरूरत पड़ा था। तो क्या क्या दिक्कत आई, ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ा पहले देख लेते हैं। जरूरत ही क्यों पड़ा, प्लानिंग का, नियोजन का क्यों जरूरत पड़ा। तो सबसे पहला कारण है भारत में लो इक्विलिब्रियम ट्रेड। हमारा देश उस समय, हमारे पास बचत का कोई संसाधन नहीं था, बचत हमारे देश में 9% था, और हमको समृद्धि दर बढ़ाना है। मैं शुरू में बताया समृद्धि दर क्या है, समृद्धि दर बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़े बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिकली समृद्धि दर बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारे देश क्या था, लो इक्विलिब्रियम ट्रेड में फंसा था। लो इक्विलिब्रियम ट्रेड क्या है, जैसे कि समृद्धि दर है, समृद्धि दर में हमने क्या सीखा है, समृद्धि दर बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ा तो क्या हुआ, बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो क्या हुआ, निवेश बढ़ेगा, ठीक, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ा तो क्या होगा, समृद्धि दर बढ़ेगा। तो लो इक्विलिब्रियम ट्रेड क्या है, हमारा आय कम था। 1947 में क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे पास क्या था, रोजगार कुछ नहीं था, हम तो डेवलपमेंट करने में लगे थे, ठीक। तो आय कम था तो हमारे पास बचत कम था, ठीक, बचत कम था तो निवेश कम था, निवेश कम था तो समृद्धि दर कम था, और इसी को बोलते हैं लो इक्विलिब्रियम ट्रेड। इसी में फंसे थे हम, हमारा समृद्धि दर कम था, ठीक है। तो बचत कई टाइप से होता है, एक होता है बचत कई टाइप से होता है, ठीक, बचत कई टाइप से होती है। यहां से एक होता है घरेलू बचत, घरेलू बचत
बेसिकली 60% है, एक होता है निजी बजट, निजी जिसको प्राइवेट बोलते हैं, एक होता है सरकारी। सरकारी तो दोनों क्या था, हम तो निजी बचत तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हमारा देश गुलाम था इंग्लैंड का। इंग्लैंड क्या करते थे, हमको हम तो सिर्फ एक मार्केट के रूप में थे, कच्चा माल दो और वो बना के हमारे ही देश में और बेचता था, तो हमारा पूंजी सारा वहां चले जाता था। ठीक है, तो निजी का तो था नहीं, तो घरेलू का था, तो घरेलू से ही निवेश चलता था हमारा। समृद्धि दर इसी से सबसे ज्यादा बढ़ता था उस टाइम, समृद्धि दर। अभी भारत में बचत 1947-48 के आसपास 9% था, अभी तो हमारे पास 30% हो गया है बचत। ठीक है, तो हमारा समृद्धि दर अभी ठीक है। ठीक, तो ये होगा पहला कारण। और इसी कारण हमको प्लानिंग का जरूरत पड़ा। ठीक, हम पढ़े क्यों पड़ा, इसी कारण पड़ा प्लानिंग की जरूरत समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे, किसी चीज को टारगेट नहीं लेंगे, तो हम कैसे समृद्धि दर को बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, समझ आए यहां तक। अब आगे देखेंगे सामाजिक न्याय। क्यों में पहला हो गया हमारा लो इक्विलिब्रियम ट्रेड, इसमें फंसे थे। बेसिकली ये बचत से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। अब हो क्या रहा है कि हमारा देश जैसे आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था तो क्या था, हम तो अनभिज्ञता थे, अनभिज्ञता था। ठीक, अनभिज्ञता के मतलब क्या है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम जुड़े नहीं थे, समाजीकरण। ठीक, सामाजिकरण के प्रोसेस में जुड़े नहीं है, आधुनिकरण के प्रोसेस में जुड़े नहीं थे, आधुनिकरण के प्रोसेस में जुड़े नहीं थे। साथ ही साथ हमारा शिक्षा डामाडोल था। ठीक है, शिक्षा के बाद रोजगार, ये डामाडोल था। तो ये सारी चीज को उभारने के लिए हमको प्लानिंग करने की जरूरत है कि नहीं है। इसी कारण प्लानिंग कमीशन को लाने का एक कारण ये भी रहा है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय क्योंकि सब लोग उभरे ना, सबको रोजगार मिले, सब गरिमापूर्ण जिंदगी जिए, सब शालीनता से जिंदगी जिए, सब भाईचारा के साथ जिंदगी जिए। ठीक है, तो दूसरा कारण ये रहा है। तीसरा कारण क्या है, अब अगर निर्देशन है तो बेसिकली जो संसाधन है, संसाधन का समन्वय स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक, स्थापित, यहाँ आप हिंदी देखिए कि खड़ी पाई आप अपने हिसाब से लगाएं। ठीक है, ये संसाधन का उपयोग करना। ठीक, तो संसाधन का समन्वय स्थापित करने के लिए हमको नियोजन की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, प्लानिंग का। भाई जब अगर किसी भी संसाधन को किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर दे देंगे, पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मान लीजिए मैं कृषि में दे दिया और मैं अगर शिक्षा में अगर मैं संसाधन को लगाया नहीं, अपने पास जो भी संसाधन है वो तो हमारा कृषि तो बढ़ेगा, मगर यहाँ क्या होगा, साक्षरता दर कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अशिक्षित बढ़ जाएगा, अशिक्षित बढ़ेगा तो क्या, ठीक, तो शिक्षा का देखेंगे। अब पर्टिकुलर सेक्टर को अगर मान लो जाए, अगर डेवलपमेंट करके अगर मान लो जाए हम अगर शिक्षा को नहीं करें तो यहाँ क्या होगा, हमारा बेरोजगारी दर बढ़ेगा। ठीक, बेरोजगारी दर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, अनभिज्ञता आ जाएगा। अनभिज्ञता आ जाएगा तो क्या होगा, लोगों में आक्रोश बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हम बढ़ावा गलत चीज कर दे पाए। तो इसी कारण बेसिकली नियोजन लाने का मतलब यह है कि संसाधन का एक समन्वय मैनेजेबल हो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को दे दे, कि पर्टिकुलर सेक्टर को इतना दे दे, सबको एक बराबर वे में बांट हुए चल। हाँ, ठीक है कि अगर देश जैसे आजाद हुआ तो किसी भी सेक्टर को अगर ज्यादा डेवलपमेंट करना है तो कुछ % दे सकते हैं, ऐसा नहीं, दिए भी है। पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि कौन से सेक्टर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ,
तो बेसिकली सबको एक मैनेजेबल फॉर्म में चलना, ठीक है। सेकंड कारण ये है, ठीक। अब तीसरा, इसके कारण नहीं हो जाना है, ठीक। तीसरा कारण है वैश्वीकरण का दौर चल रहा था उस समय, वैश्वीकरण का दौर से सुरक्षा, वैश्वीकरण दौर से सुरक्षा का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्री था, हमारे देश में पूरा अगर कंप्लीट इंडस्ट्री था, मान लो जाए ये इंडस्ट्री था, तो हमारे देश में जो इंडस्ट्री था वो क्या था, इन्फ्रंट इंडस्ट्री था, इन्फ्रंट इंडस्ट्री, ठीक। इन्फ्रंट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री ईयरली रूप में डेवलपमेंट के स्टेज में हो उस समय बनने वाला। और वैश्वीकरण के मतलब क्या है कि बाहर का बड़े बड़े इंडस्ट्री बेसिकली इन्वेस्ट करता हो, कंपनी डेवलपमेंट करता हो, लोगों को ज्यादा रोजगार हो। तो हमारा जो ईयरली शुरुआती अवस्था का जो इंडस्ट्री है, तो बेसिकली क्या था, इसके जगह हम कंप्यूटेशन नहीं कर पाते, तो उससे इसको डेवलपमेंट करना और वैश्वीकरण से इसको बचा कर रखना, ठीक। और बेसिकली बचा कर रखना और डेवलपमेंट करना हम बिना नियोजन का हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा कारण ये रहा, ठीक। अब देखेंगे अपन सब चीज हो गया है, तो हम आगे शायद इसमें हम 25 मिनट शायद दूसरा टॉपिक में डिस्कस कर चुके, 1.5 घंटा हो गए हैं, तो हम यहीं तक हमारा टॉपिक को समाप्त रखते हैं। और आगे क्या क्या बचा है, हमारा नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। दीर्घकालिक उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना है ये बचा है। और बेसिकली इसका मूल्यांकन के साथ दीर्घकालिक उद्देश्य में आ जाएगा जिम्स। पंचवर्षीय योजना में 4 कॉन्सेप्ट चलते हैं, जिम्स, ग्रोथ, मोनेटाइजेशन और बेसिकली ये जिम्स का कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसको देखेंगे, समृद्धि दर, इकोनॉमिक्स, और ये है मॉडर्न, और ये है बेसिकली कल देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नीति आयोग बचा, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना बचा है, दीर्घकालिक बचा है, और ये जिम्स है। दीर्घकालिक में जिम्स का कॉन्सेप्ट चलता है, तो इसको आगे चर्चा करेंगे। यही तक समाप्त करते हैं।